नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्यसभा की 4 सीटों का चुनाव है। ऐसे समय में एक के बाद एक कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों की नाराजगी सामने आ रही है। मंत्री अशोक चांदना ने एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री से अपने आप को पद मुक्त करने का आग्रह किया है। अशोक चांदना ने अपने ट्वीट में लिखा कि उन्हें इस जलालत भरे पद से मुक्त कर दिया जाए। चांदना सिर्फ खुद को पद मुक्त करने की बात कहकर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनके सभी विभागों का चार्ज कुलदीप रांका को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वह ही सभी विभागों के मंत्री हैं। इससे पहले गणेश घोघरा, राजेंद्र विधोड़ी, भरत सिंह की नाराजगी भी सामने आ चुकी है। सवाल उठता है कि मंत्री विधायकों और अफसरों के बीच क्यों बढ़ रहा है विवाद। कांग्रेस में तकरार, ब्यूरोक्रेसी के बहाने अपनों का वार। अशोक चांदना ने कहा, जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करें। विधायक राजेंद्र विधोड़ी, भरत सिंह और गणेश घोघरा भी जता चुके हैं नाराजगी। दिव्या मदेरणा तो अपनी सरकार के मंत्री को रबर स्टांप बता चुकी हैं। बीजेपी को मिला नया सियासी हथियार। देखिए, आज ऐसी परिस्थिति है कि एक मंत्री को यह कहना पड़ा कि मुझे इस जलालत वाले पद से और मुक्ति दिलाएं, तो इतनी बड़ी बात कही है, तो मुझे लगता है कि ये सामान्य बात नहीं है। चांदना के बयान के बाद बचाव में कांग्रेस। मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार शानदार काम कर रही है। मंत्री, विधायकों और अफसरों के बीच क्यों बढ़ रहा विवाद? नौकरशाही का बहाना, अपनों का निशाना। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल जो जुड़ा है, सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी जी, रामनारायण मीणा जी कांग्रेस से विधायक हैं, और मयंक त्यागी जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। रामनारायण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, आप ही से शुरुआत करेंगे चर्चा की। अब चल क्या रहा है? राज्यसभा चुनाव सर पे है और लगातार नाराजगी विधायकों की और मंत्री की अब नाराजगी सामने आ रही है। रामनारायण जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे जुड़ेंगे। तब तक मैं वासुदेव जी आपके पास आ रहा हूं। ये जो नाराजगी दिख रही है बीजेपी के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि घर बैठे एक मुद्दा मिल गया हो। प्रारंभ से ये नीति रही है कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ही सरकार चलाई है। चाहे इनका पिछला कार्यकाल देख लें या उसका पिछला कार्यकाल भी देख लें, हमेशा से वह ब्यूरोक्रेट को ज्यादा महत्व देते आए हैं। उसके कारण से पार्टी के अंदर एक भयंकर आक्रोश है, और वैसे ही सबको लग रहा है कि अगली बार तो हम आएंगे नहीं। इसीलिए हम जो है ये इस प्रकार की परिस्थितियां जो बन रही हैं, मैं तो समझता हूं ऐसा लगभग सारे मंत्रियों के साथ यही हाल है। ये तो अशोक चांदना है जो खुल करके सामने हिम्मत जुटा पाए, बाकी मंत्री जुटा नहीं पा रहे हैं। बाकी कमोबेश सारे मंत्रियों की स्थिति यही है कि ब्यूरोक्रेसी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आपने देखा भी है कि कितने विधायक इस समय अपने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ मिलनबाजी बोल चुके हैं। आपके भरत सिंह जी बोलते रहे हैं, इसके अलावा घोघरा जी बोल चुके हैं, गणेश जी, और मैं समझता हूँ यदि मैं गिनाऊंगा तो लगभग ऐसे 13 से 14 एमएलए हैं जो कहीं ना कहीं अफसरों से दुखी हैं, उनके कामों की सुनवाई नहीं हो रही है।
और तो जो कि वासुदेव इन्होंने जी, क्या जो कांग्रेस अभी कुलदीप के राठौर अंदर आपदा दिख रही है, बीजेपी उसमें अवसर तो नहीं तलाश रही है? नहीं, ये तो अपने आप जो है ना, उनके फूट है जिसका लाभ राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, तो उसका लाभ जो मिलना है। मैं तो राज्यसभा के चुनाव सर पे हैं और राज्यसभा के चुनाव को लेकर के इनका जो अंदर का आक्रोश फूट रहा है, उसके परिणाम तो कहीं ना कहीं तो दिखाई देंगे। वो नहीं, कब दिखाई देंगे, मैंने कैसे आपदा और दिखाई अवसर की देंगे, बात इसलिए इसकी की तरह क्योंकि इंतजार आप ही का बयान भी सामने आया था कि कई जो नेता हैं वो संपर्क में भी हैं, तो क्या ये वही नाम है जो संपर्क में? निश्चित रूप से नहीं, कुछ ये भी है, कुछ दूसरे भी हैं। आगे नाम उजागर करना मैं समझा रणनीति के तहत ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ये भी है और कुछ अन्य भी है, और निर्दलीय भी हमारे संपर्क में है जो बेचारे परेशान है। इसलिए इसके परिणाम निश्चित रूप से एक चमत्कारित होंगे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का ये जो अंदर का जो आक्रोश, जन आक्रोश है, और मैं उस समय जन आक्रोश ही कहूंगा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में कोई एकाध व्यक्ति नहीं है, और मुख्यमंत्री के जब प्रमुख सचिव ही इसके बारे में शिकायत आए, इसका ना मुख्यमंत्री से है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बिना वो एक कदम भी नहीं हिलते। तो मुख्यमंत्री के सचिव महोदय निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके प्रति इस तरह की जलालत की बात कहना, मैं समझता हूँ अशोक चांदना इतने अंदर से भर गए होंगे कि उनका ये गुस्सा फूट पड़ा है, और इसके परिणाम प्रशासन पर, इसका असर जनता पे हो रहा है। क्यों? आगे जब ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनेगी, जनप्रतिनिधि उसका काम नहीं करवा पाएंगे, तो अल्टीमेटली ये व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए राजस्थान की जनता इस समय एक तरह से कोई शासन नहीं चल रहा है, जनता परेशान है, त्राही त्राही कर रही है, और वह बेचारी भुगत रही है, वह भी अवसर की तलाश है। मुझे लगता है ये 2023 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ठीक है मयंक जी, अब एक प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे कि एक मंत्री का इस तरीके का ट्वीट अगर आता है तो उससे आप किस तरीके से देखते हैं कि वाकई में ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई है कि मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है, विधायकों की नहीं सुनी जा रही है? सर देखिए, ये तो सब जान रहे हैं कि राजस्थान में अभी जनता परेशान है। मतलब चाहे वहां पे वो ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी मानिए, या फिर किसी नेता की जिम्मेदारी मानिए, या मंत्री की जिम्मेदारी मानिए, सबको पता है कि उन्होंने अभी पिछले 3.5 साल में कोई काम नहीं किया अपने अपने डिपार्टमेंट में। हर कोई अपने अपने लेवल पे फेलियर है। अब ये हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ना है, उसकी पंचायतियां चल रही हैं कि ठीक है भाई, इसकी टोपी इसके सर, इसकी इसके सर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सब इस चीज में लगे हुए हैं कि हार किसके सर पे, हार का ताज किसको पहनाना है। तो वो कोई कुलदीप राठौर साहब के नाम ले रहा है, कोई अशोक जी का नाम ले रहा है, कुछ सचिन पायलट साहब के गुट के लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि अभी से ही कुछ ऐसा माहौल बना दें कि बाद में लास्ट मोमेंट में कोई चेंज कर दें। पर कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि इस सब के बीच में ये पंजाब जैसी स्थिति हो जाए कि लास्ट के 6 महीने साल भर में कोई चन्नी साहब को लेकर आए और वो रिजल्ट इतने उल्टे पड़ गए कि खुद एक भी सीट अपनी नहीं बचा पाए कोई भी मुख्यमंत्री। तो आप वो दूसरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी वही उम्मीद लगा के बैठी हुई होगी जी। अगर पंजाब का आपने जिक्र किया तो आम आदमी पार्टी वही पंजाब वाला रिजल्ट तो उम्मीद करके नहीं बैठी है। सर हम और फिर यहाँ पर कर क्या रहे हैं? मान लीजिए हम लोग अगर राजस्थान आ गए हैं और पूरी तैयारियां हमने शुरू कर दी है, तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? हमको राजनीति करने के लिए, राजनीतिक पार्टी है हमारी, तो हम सरकार बनाने के लिए आए हैं। केजरीवाल जी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, विनय मिश्रा जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरे संभागों की यात्रा कर रहे हैं, तो 100% हम राजस्थान में सरकार बनाने की तैयारी में नहीं। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया ये लगातार सामने आती रही है कि यहां सिर्फ और बीजेपी और कांग्रेस है, बाकी किसी का कोई यहाँ पे अस्तित्व नहीं। सर ये जो प्रतिक्रियाएं हैं उसकी रिजल्ट तो आपके सामने आने ही लग गए। अभी कांग्रेस ने चिंतन किया तो चिंतन का रिजल्ट आपके सामने आ ही रहे। रुझान चिंतन इस बात का हुआ कि हम लोग निकलेंगे कैसे कैसे, तो चिंतन ये बात पे तय हुआ कि भैया सब लाइन लगा के खड़े हो जाओ, एक एक करके निकलना है, कोई एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं करेगा, सब तरीके से लाइन लगा कर खड़े रहेंगे, एक एक करके निकलेंगे। मैसेज ये आपके पास भी पहुंच गया। ठीक है, आता हूं आपके पास फिर से। रामनारायण जी, ये चल क्या रहा है पार्टी के अंदर और अब तो सरकार के अंदर? क्योंकि एक मंत्री का इस तरीके से ट्वीट करना और शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है जलालत, तो क्या एक मंत्री को इस तरीके की स्थिति झेलनी पड़ रही है प्रदेश में? मंत्री अनुशासन प्रिय होना चाहिए और पार्टी का प्रतिबिंब होता है सरकार, और सरकार के कार्य के आधार पर चलती है पार्टी।
यदि पार्टी के मेंबर्स को किसी को भी पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात करने का अधिकार है, वहाँ करना चाहिए, या कोई सीनियर लीडर्स हो उसकी बात अलग है, लेकिन सरकार में बैठे हो को मंत्रिमंडल की बैठक में ही बात करना चाहिए, क्योंकि मंत्रिमंडल ही सर्वोपरि होता है। छोटे से छोटे कर्मचारी से लगा करके चीफ सेक्रेटरी तक की पॉलिसी मंत्रिमंडल डिसाइड करता है। मंत्रिमंडल की राय से ही सरकार चलाते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि वो मंत्रिमंडल प्रतिबिंब होता है विधानसभा की सत्ता पक्ष का। इसलिए ऐसी बातों से बचना चाहिए। यदि ऐसी बातें बाजार में आती है तो बचना तो ठीक है, बचना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो उन्हें परेशान कर रही थी, वो काम नहीं कर पा रहे हो, जो भी कारण रहे हो, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे यह भी लिखा है कि कुलदीप रांका को ही सारी जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि सभी विभागों के मंत्री तो वही हैं। देखिए, अब हम पॉलिटिशियंस हैं, राजनीति के हम छोटे से छोटा काम भी कराना चाहते हैं। अधिकारी नियमों को देख के काम करता है। संभव है कोई ऐसा काम हो जो नियमों में नहीं आता हो, तो उसको मुख्यमंत्री जी तक ले जाया जा सकता था या चीफ सेक्रेटरी तक ले जाया जा सकता था। थोड़ा जल्दबाजी में कोई बात हो गई, उसको एक उदाहरण के तौर पर पेश नहीं करना चाहिए। ऐसी बातों से बचना चाहिए। हो सकता है जल्दबाजी नहीं, तो ये जल्दबाजी में दिया गया ट्वीट है, किया गया ट्वीट है, जल्दबाजी या चीजें बिगड़ रही होंगी धीरे धीरे, तब जाकर के ये ट्वीट आया है। क्योंकि अशोक चांदना बहुत मंझे हुए राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। कब से माने जाते हैं? बहुत मंझे हुए नेता माने जाते हैं वो। अरे युवा जरूर हैं। से है वो राजनीति में कब से है? तो फिर तो फिर मंत्री आपको नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि एक बयान ये भी आया, रामनारायण जी, एक बयान ये भी आया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो प्रेशर झेल नहीं पा रहे। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, मुख्यमंत्री जी जब NSY में थे, यूथ कांग्रेस में हुआ करते थे। मैं 1965 में कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट होता था। 1965 में कौन व्यक्ति राजनीति कर रहा था, कौन किस उम्र का था, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मेरा जहाँ तक है, कोटा संभाग में सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने वालों में से हूँ, लेकिन हम भी प्रेशर झेल रहे हैं। जनता चाहती है कि हम सरकार में बैठ के काम करें, हमें कोई गिला नहीं है। हम चाहते हैं सरकार में जो हमारे भाई बेटे, परिवार का कोई न कोई सदस्य छोटा बड़ा बैठता है, हमें उस प्रेशर को झेलना चाहिए। जनता का काम कैसे कराएं? हम उन मंत्रियों क्या जाके बैठते हैं जो कल मंत्री बने हैं, परसों MLA बने हैं, फिर नारायण जी यही तो वो कह रहे हैं कि काम नहीं हो पा रहा है रांका जी की वजह से। रांका जी को ही जिम्मेदारी दे दीजिए। रांका जी कुछ नहीं है। देखिए मंत्री का आदेश सर्वोपरि होता है। रांका जी अधिकारी हैं, इसलिए वो प्रोसीजर को, लाल किताब को पढ़ लेना चाहिए कि मंत्रिमंडल के सदस्य की क्या अहम। तो आपको नहीं लगता इससे सरकार की छवि, पार्टी की छवि सभी खराब होती है? देखिए, ये बात बाजार में आई है तो निश्चित तौर पे सरकार को आँच आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सबको आँच आएगी। हम मंत्रिमंडल में नहीं, सरकार में नहीं है, विधायक है, लेकिन हमें भी उसका नुकसान होगा। इसलिए इसी बातों से बचना चाहिए। मैं आपसे अर्ज करता। ठीक है, वासुदेव देवनानी जी, अब क्या कर रहे हैं? ठीक है, ब्यूरोक्रेसी अगर इस तरीके से हावी होती है, जो साफ तौर पे लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा हावी है, तो फिर वो सामंजस्य कैसे बनेगा राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में, ताकि लोगों का काम हो, लोगों का काम ना रुके? इसमें असली तो प्रभाव राजस्थान की जनता पे पड़ रहा है। दोनों की लड़ाई में काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए जनता परेशान है। उनके समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, और ये स्थिति विशेष रूप से युवा वर्ग में ज्यादा आ रही है। अशोक चांदना एक युवाओं में से आते हैं, और वैसे भी कांग्रेस में इस समय युवाओं का मोह भंग होता जा रहा है। आपने देखा देश भर के अंदर भंग हुआ है, और पिछले दिनों कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़े दिनों बाद शायद इनके अन्य मंत्री या संगठन के अंदर सचिन पायलट जैसे लोग भी इस तरह की बातें करने लग जाएं, क्योंकि इस समय सब लोग त्रस्त हैं। अशोक गहलोत जी ने सारी बागडोर अपने हाथ में कंट्रोल कर रखी है। इस कंट्रोल का परिणाम है कि वो कुलदीप रांका के माध्यम से सारा शासन चला रहे हैं, और जिसके कारण जो मंत्री लोग परेशान हैं, और जनता इस समय एक भी काम जनता का नहीं हो रहा है। ये आप किसी से पूछ लीजिए, पानी की समस्या से त्रस्त है, बिजली मिल नहीं रही है, और साथ में कानून कहीं कोई पालना नहीं हो रही है। SP और सारे फुले भ्रष्टाचार इतना है कि शायद रोजाना
अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, आज ये 2 पकड़े गए, कल 3 पकड़े गए, परसों 5 पकड़े गए, ये लगातार आ रहा है। तो भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। और कानून, रोज किसी की महिला की बात आती है, कहीं ना दुष्कर्म की घटना आती है। यानी इस समय शासन नाम की कोई चीज है नहीं, चारों ओर अराजकता का वातावरण बना है। जिस अराजकता को वातावरण के लिए जनता ने जिन आशाओं से, जिन आकांक्षाओं से इनको सत्ता सौंपी और सत्ता का भी हश्र कर रहे हैं। और हम तो पहले तो कहते इन सब के बीच वासुदेव जी आप ये दावा तो कर रहे हैं कि 2023 में आप आ रहे हैं, ये भी दावा आपकी तरफ से किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को भी आपने सुना, वो भी दावा। तो कांग्रेस के अंदर अगर ये सारी चीजें चल रही हैं, तो आपके सामने कौन लगता है, चुनौती कौन है, कांग्रेस या आप? देखो, आप पार्टी तो राजस्थान में कहीं है नहीं। ये भले मुंगेरी लाल जी के सपने देखते रहे, इनको पंजाब में इनके भाग्य का कोई छींका छूटा, क्यों? वहां और कोई पार्टी थी नहीं, बीजेपी वहां थी नहीं, अकाली से जनता परेशान थे और कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी थी। इसीलिए फिर ये आम पार्टी जो है, सर अकाली दल से जनता परेशान थी, साथ में आप भी तो थे। आएगी, इसलिए आम पार्टी अपने लोकतंत्र है, अपनी पार्टी में निश्चित से काम करने का और जनता के पास जाने का अधिकार सबको है। ये भी जनता के पास जाएं, ठीक है, और जनता के पास जाकर के और इस प्रकार की अपनी बात रखें। लेकिन राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, वह कांग्रेस से जरूर परेशान है, लेकिन उसके लिए बीजेपी ही एकमात्र विकल्प है। और बीजेपी सत्ता में आ रही है, पहले भी रह चुकी है। आज देश भर में भी जो हमने सोचा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, उस और कदम अंतिम चरणों में है। केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, बाकी सब जगहों से तो कांग्रेस का सफाया साफ हो चुका है। इसलिए हमारी लड़ाई जितनी भी होनी है वह केवल कांग्रेस से होनी है। आप पार्टी कहीं भी हमारे में नहीं है। मयंक जी, आप तो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं राजस्थान में। ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि 10 साल पहले हम लोग पंजाब में भी नहीं थे, दिल्ली में भी नहीं थे, और बल्कि आम आदमी पार्टी जैसी कोई पार्टी नहीं थी। आज हम दिल्ली में भी हैं, पंजाब में भी हैं, हिमाचल में भी चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात में भी चुनाव लड़ रहे हैं, गोवा में भी हमारे विधायक हैं और अब राजस्थान में भी हैं। तो ये जो साहब बोल रहे हैं कि हम मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, तो पता चल जाएगा कितना टाइम बचा है। 2023 को ज्यादा समय नहीं है, 1.5 साल में पता चल जाएगा। और जो है जी बोलिए, आपकी कितनी आई है सर? आपकी पंजाब में कितनी आई है? हम तो सत्ता में है वहां पे। आप दिल्ली में कितनी सीटें लेकर बैठे हो? आप दिल्ली में कितनी सीटें लेकर बैठे हो? आपके प्रधानमंत्री वहां रहते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां हैं, आपके होम मिनिस्टर वहां पर है, आपके चीफ मिनिस्टर वहां पे हैं, आप खुद वहां पे दिन में साल में 20 बार चक्कर लगाते हो। यूपी में आप लड़े, कितनी सीटें आपकी वहां पर? स्थिति हुई 403 सीटों में से यूपी में कितनी आपकी? जानना चाहता हूँ सर, पंजाब में आप किस स्थिति में हो? पंजाब में आप पिछले 40-50 साल से प्रयास कर रहे हो, पंजाब में तो शुरू से ही कमजोर है। क्यों हो कमजोर? क्यों नहीं काम करते आप लोगों के लिए? आप कमजोर हो क्यों? अरे पहले अकाली दल के साथ था तो अकाली दल की स्थिति खराब हुई, अब आ रहे हैं, अगली बार चुनाव आने दो, पंजाब में भी आपको हम सफाया कर देंगे आपका। आप जनता के लिए काम कीजिए, कमजोरियां खत्म हो जाएंगी सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। हम देश भर में आ रहे हैं, जनता के लिए काम करते करते 2023 की आज हम 18 राज्यों में शासन कर रहे हैं, आप 2023 की चिंता मत कीजिए, आप चिंता कीजिए अब 2024 की, क्योंकि केजरीवाल जी यहाँ ही नहीं, 24 में सत्ता में आ रहे हैं, चिंता मत करिए। ठीक है मयंक जी और वासुदेव जी, ठीक है। अब एक चीज राम नारायण जी, अब देखिए, अब वासुदेव जी ने चर्चा उसकी भी कर दी कि कांग्रेस मुक्त भारत की, लेकिन इन सब के बीच जो आपके घर के अंदर चीजें चल रही हैं, आप उसको पहले स्वीकार तो करेंगे। स्वीकार अगर आप नहीं करेंगे तो फिर उसका समाधान कैसे करेंगे? आपको स्वीकार तो करना होगा कि घर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जिसको आपको सुधारने की जरूरत है, और अगर आप उसे नहीं सुधारेंगे तो फिर आप बीजेपी से या आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियों से मुकाबला कैसे करेंगे? आपके अपने नेता आपको घेर रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सही है। अनुशासन यदि कहीं कमजोर होता है, मैं नरेंद्र मोदी की तानाशाही की या केजरीवाल जी की, दोनों तानाशाह लोग हैं, वो अपनी पार्टी पर कंट्रोल रखते हैं। हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक तरीके से, लेकिन ये पार्टी के प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मंत्रिमंडल के भीतर होना चाहिए। अब इनको शिक्षित नहीं हो पाए या मुख्यमंत्री जी थोड़ा जल्दबाजी करके, अच्छा एक चीज रामनारायण जी, इनको नहीं कर पाए, ठीक है, प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनके कितने सारे ट्वीट्स आ चुके हैं?
कब से है ये कांग्रेस के? प्रमोद कृष्णन कब से थे कांग्रेस में? हर आदमी कहेगा उसको कांग्रेस में बता दोगे, 4 दिन कांग्रेस में बैठेंगे तो कांग्रेस हो जाएंगे। प्रमोद कृष्णन कब से पार्टी में थे, किस पद पे थे? वो कांग्रेस का लीडर है, कांग्रेस के अभी पार्टी में है या नहीं, तो आप ही क्लियर कर दीजिए, अभी पार्टी में है या नहीं? नहीं, वो तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहाँ है? अभी पार्टी में वो नहीं है, उनके ट्वीट्स कोई मायने नहीं रखते, उनका कहना कोई मायने नहीं रखता। देखिए ये सोशल मीडिया का काम है कि जो आदमी पार्टी की नीति पर नहीं चलता, जो पुराना कांग्रेसी नहीं है, उसको कांग्रेसी मानते हैं। ये तो बीजेपी में भी बहुत से लोग कांग्रेस के हैं, जितिन प्रसाद वगैरह बहुत से कांग्रेसी हैं। अब वो भी इतनी बातें करेंगे तो उनको कांग्रेसी मानेंगे क्या आप? इसलिए ऐसा नहीं है, कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करेगी। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी हमारे अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये तानाशाह लोगों को देश नहीं चाहते। रामनारायण जी कब होगा जब सब कुछ बिखर जाएगा? आप देखिए दिव्या मदेरना, गणेश घोगरा, विधूरी साहब का, उसके बाद अब ये अशोक चांदना, तो लगातार तो असंतोष बढ़ता जा रहा है। देखिए आप जो लोग पहली दफा एमएलए बने उनको सीनियर लीडर से बता रहे हो, जो लोग पुराने लीडर्स हैं उनके बारे में आप साधारण बात बता रहे हो, ऐसा नहीं है। सीनियर लीडर्स जो बैठे हुए हैं उनको उनकी राय में तो 1-1.5 साल पहले असंतोष तो सचिन पायलट में भी पनपा था। वो तो अमित शाह वाली बातें छोड़िए आप, इसको वो आपको सब पता है। असंतोष में बाहर की हवा से संतुष्ट हो जाऊं अच्छा नहीं लगता, इसलिए कांग्रेस के लोगों को बाहर की हवा का ध्यान रखना चाहिए। बाहर की हवा गंदी है और देश के हित में नहीं है, तानाशाह रूपी है। हम देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी है, देश में एकमात्र पार्टी जो आज भी देश का हित चाहती है। ये वही पार्टी है जिसने बांग्लादेश को अलग करके पाकिस्तान को कमजोर किया। नेहरू जी ने कश्मीर का 2/3 हिस्सा ले लिया, 1/3 हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन मोदी जी रोजाना हाथ उठा के हम कश्मीर को लेंगे, पता नहीं कितने वर्षों में लेंगे, हम तो फौज में जाने को तैयार है। हर कांग्रेस। रामनारायण जी ये इन सब से क्या कांग्रेस का संगठन मजबूत हो जाएगा? बिल्कुल मजबूत होगा, आप निश्चिंत रहिए, आपको जल्दी इसका असर नजर आएगा। इसके बारे में मंथन चल रहा है, जिस तरह की चर्चाएं लोग कर रहे हैं, मंथन चल रहा है। जल्दबाजी में कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस मजबूत बनेगा, उभरेगी, राजस्थान में शासन में आएगी। मैं आपसे करना चाहता हूं, राजस्थान में सत्ता रिपीट होगी। लड़ाई है इस असंतोष के बीच में। बीजेपी में जितने धड़े बनती है शायद किसी पार्टी। वासुदेव जी आप अलग दावा कर रहे हैं, या तो रामनारायण जी भी दावा कर रहे हैं कि 2023 में रिपीट करेंगे, कांग्रेस रिपीट करेगी, निश्चित तौर पर रिपीट। ठीक है वासुदेव जी। देखो, सपने देखने के लिए तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। कांग्रेस का जितना बुरा हाल, और अशोक गहलोत जी का तो इतिहास है, वो 98 से लेके 2003 तक थे। जब चुनाव हुए तो केवल इनके 56 लोग आए, जब उसके बाद 8 से 13 आए, इनके लोग 21 आए, और आज जब ये सत्ता में है इसके बाद 21 आएंगे कि 11 आएंगे, ये तो वो हालत पैदा हो गई है, और अपने आप को सत्ता में लाना चाह रहे हैं। और जब तक ये कांग्रेस का केवल इतिहास गाते रहेंगे कि हमने आजादी दिलाई, हमने ये किया, अरे आज के जो आपके नेता हैं उन्होंने क्या किया? राहुल गांधी, अशोक गहलोत जी ने कहा था कि कांग्रेस के अंदर रगड़ाई नहीं हुई इसलिए बोल रहे हैं। अरे इसकी राहुल गांधी की कौन सी रगड़ाई हुई, प्रियंका की कौन सी रगड़ाई हुई, और आपकी सोनिया की कौन सी रगड़ाई हुई? आप लीडरशिप में किसी का भी कोई आजादी के आंदोलन में खुद का कोई कंट्रीब्यूशन रहा हो तो कोई बता दे। यानी खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं, केवल पुराने इतिहास और लोगों ने उस समय से कंपैरिजन करके लोगों को भ्रमित करने का जो कोशिश करते रहे, आज लोग भ्रमित नहीं है। आज आपका घर पूरी तरह टूट चुका है। तो वो इतिहास को याद कर रही है, आप तो एक मिशन ही लेकर के चले कि कांग्रेस को इतिहास में चले गए, आज हार्दिक पटेल चले गए, आपके 2 प्रदेश चले गए, ये तो बच क्या रहा है? ठीक है, एक जल्दी से कमेंट। अरे आज तो सुनील जाखड़ आगे प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे पंजाब के, और राजस्थान में भी श्रृंखला शुरू होने वाली है। आप इंतजार करिए कितने लोग पैसे वाली पार्टी हो, रेल की पटरी बेच के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, एयरपोर्ट बेच के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आप देश को बर्बाद करके, बेरोजगारी बढ़ा करके सेठों का अरे बर्बाद तो जनता का समर्थन बर्बादी पे मिलता है क्या? रामनारायण जी को यदि हमने बर्बाद किया तो यूपी में दोबारा आते क्या, उत्तराखंड में दोबारा आते क्या, गोवा में दोबारा आते क्या, हम आपके है ना मेघालय में आते क्या? हम सब जगह दोबारा आ रहे हैं। हमारे शासन में
आज जनता नेपाल संतुष्ट है। काला पानी ये में दोबारा कब्जा है। करके बैठा मोदी जी है। दोबारा आते क्या? नेपाल काला पानी का कब्जा करके बैठा है। जो नेपाल हमारी तरफ देखता नहीं था, हमारे आधार पे चलता था, हमारी इच्छा पे चलता था, वो नेपाल कब्जा करके बैठा है हमारे गांव में। इतने कमजोर देश को किसने किया? या आपने किया, आपकी पार्टी ने किया। चलिए ठीक है, रामनारायण जी, वासुदेव जी और मयंक जी, अरे बहुत हम शुक्रिया आप देश भर में सभी जो का हमारे बढ़ते जा साथ रहे जुड़ने के जनता- लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।